प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं संविधान शिक्षक अमरनाथ मिश्र आपके बीच फिर से आपको कुछ लाभकारी चीजें बताने के लिए उपस्थित हूं। अपने तीसरे वीडियो में भी हम आपको संवैधानिक विकास के बारे में ही बताएंगे। पिछले चैप्टर को पढ़ाते समय हमने आपको 1813 के चार्टर एक्ट से लेकर अंतिम चार्टर एक्ट 1853 तक और उसके बाद फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858, 1861 और 1892 के अधिनियमों के बारे में चर्चा किया और सारी परीक्षोपयोगी चीजों को आपको हमने बताया। आज हम अब इस पार्ट 3 में बताएंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909, आखिर संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आगे अब कैसे बढ़ी, उसमें क्या क्या हुआ। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि 1892 के अधिनियम में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। सरकार ने संसदीय प्रणाली एक तरह से दे दिया जब सरकार ने अंग्रेजी बजट पर प्रश्न पूछने के लिए भारतीयों को अधिकृत किया, उस पर मतदान करने के लिए भी परोक्ष रूप से उन्हें योग्य बनाया, बजट पर बहस करने की भी बात आई। तो इन परिस्थितियों में एक संसदीय प्रणाली की प्रक्रिया चल पड़ी थी। अब यहां हम देखते हैं कि 1909 में आखिर क्या हुआ। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में किन किन चीजों को लाया जाता है, अब इसमें देख लीजिए। 1909 आते आते कांग्रेस भारत की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी, जिसका 1885 में जिसकी स्थापना हो चुकी थी। 1909 आते आते तक भारत में गरम दल नरम दल कांग्रेस में सक्रिय हो चुके थे और इस समय अंग्रेजों का एक मकसद बहुत मजबूती से आगे बढ़ चुका था, वो था फूट डालो और राज करो की नीति, और इसकी शुरुआत उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन से कर दिया। प्रिय छात्रों, अंग्रेजों का एक बेहतरीन मकसद यह होता था कि अपने शासन को बनाए रखने के लिए जो कोई भी आगे मजबूती से आए उसको तोड़ दो। इसका सबक उन्होंने 1857 से लिया था। 1857 में उन्होंने देखा था कि किस तरह से भारत के सभी धर्मावलंबी और वर्ग यानी हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध जितने भी हैं भारत के, ये सारे लोग कंधे से कंधे मिला करके 1857 की क्रांति में भाग लिए थे और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसीलिए आगे चलकर इन लोगों ने अब ऐसा विधान बनाया कि किस तरह से भारतीयों को अपने पाले में रखा जाए, किस तरह से भारतीयों के गुबार को शांत किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीयों में गुबार बढ़ न जाए, फिर से क्रांति न हो जाए, तो 1885 में कांग्रेस बना दिया कि कांग्रेस में उपस्थित होकर के लोग अपनी अपनी बातों को कहेंगे तो गुबार निकल जाएगा, हम उसे पूरा कर देंगे। और अब जब कांग्रेस में गरम दल और नरम दल दो दल निकल पड़े तो उसमें उनको गरम दल ज्यादा खतरनाक लगता था और इधर बंगाल क्रांति का गढ़ बन रहा था। ठीक, इसके लिए उन लोगों ने 3 कार्य किए। 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, बंगाल को धर्म के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। देखिए, मजबूत बंगाल दिखा तो बंगाल को विभाजित कर दिया। ठीक, अब देखिए, कांग्रेस मजबूत दिखी तो कांग्रेस मजबूत दिखी जब, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करा दिया ताकि सांप्रदायिक आधार पर कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। और जब देखा कि इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल 2 दल थे, तो उसमें 1907 के सूरत में उनका विभाजन करवा दिया और गरम दल नरम दल के सदस्य आपस में लड़ पड़े, विभाजित कर दिया। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उस समय यानी 1909 में भारत में गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय लॉर्ड मिंटो और उस समय भारत सचिव जॉन मार्ले ने मिलकर के एक विधान बनाने का प्रयास किया और वो विधान था कि किस तरह से कांग्रेस और भारत के वर्ग तथा भारत के क्रांतिकारी राज्यों को कमजोर किया जाए। इसके लिए उन्होंने 1909 में बेहतर ढंग से प्रयास करना शुरू कर दिया। लिखते हैं मार्ले मिंटो सुधार, लेकिन ये सुधार नहीं, बहुत समस्या कारक था। क्यों? क्योंकि इसी अधिनियम में पहली बार मुसलमानों को, जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना करके लामबंद हो चुके थे, हालांकि अधिकांश मुसलमान कांग्रेस में भी थे लेकिन फिर भी उधर तमाम लोग लामबंद हो चुके थे, तो उन लोगों को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम लीग के तहत उन लोगों ने मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी। कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इसलिए प्रदान कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे हिंदू मुसलमानों के बीच वैमनस्य बढ़ जाएगा, अर्थात मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुसलमान चुनाव के लिए खड़ा होगा और मुस्लिम जनता ही वोट करेगी।
यदि कोई पार्टी वहां चुनाव लड़ना चाहती तो मुसलमान सदस्य को ही खड़ी कर सकती है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या कोई भी पार्टी हो, स्वराज पार्टी वगैरह, ये सारे लोग अगर खड़े करेंगे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से तो मुसलमान ही खड़ा कर सकते हैं और वहां वोट मुस्लिम ही देगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार आया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विकास किया गया। ठीक, इसमें महत्वपूर्ण चीज 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में जो आई वो था नंबर 1, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की है, यानी मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा दी गई। ये देखिए, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा दी गई इस बार 1909 में। और जान लीजिए, गवर्नर जनरल की काउंसिल का थोड़ा विस्तार हो गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल का विस्तार हुआ। तथा इसमें दो भारतीयों केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को स्थान दिया गया। ठीक, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा दी गई। ये भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हुआ। ध्यान रहे, हम यहां ये बताने से नहीं चूकेंगे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से स्वयं लॉर्ड कर्जन सहमत नहीं थे। ठीक, सॉरी, लॉर्ड मिंटो इससे सहमत नहीं थे। लॉर्ड मिंटो ने स्वयं इससे आहत होकर लिखा है कि जॉन मार्ले को लिखा है कि मिलाड, भारत में हम वास्तव में नाग के दांत बो रहे हैं, जिससे आगामी आने वाली भारतीय पीढ़ियां हमेशा परेशान रहेंगी, है ना। इसी कारण कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में अंग्रेजों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में दिया, 1916 में परोक्ष रूप से इसे कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया और यही पाकिस्तान निर्माण का आधार बन गई। यही पाकिस्तान निर्माण का आधार बन गई। अब आप इतनी चीजें जो आप इसमें जाने, ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 इसीलिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें परिषद का विस्तार हुआ, इसमें भारतीयों को स्थान दिया, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इसमें स्थान दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। इसके बाद आती है 1919, यानी आप कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ये इस समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। इस समय चेम्सफोर्ड जो हुआ करते थे वो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, या कहें वायसराय हुआ करते थे। 1919 में एक बड़ा काम हुआ। 1919 में एक बड़ा काम हुआ, वो था 1793 से चला आ रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता, जो आगे 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त हो जाने के बाद भारत सचिव को मिलने लगा था। उस भारत सचिव का वेतन भत्ता जो भारत से दिया जाता था, अब वह इंग्लैंड के कोष से दिया जाना तय हुआ। आप यहां लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से कि नंबर 1, भारत सचिव का वेतन भत्ता इंग्लैंड के कोष से दिया जाना तय।
इंग्लैंड के कोष से दिया जाना तय हुआ, अर्थात पहले तो ये भारत से दिया जाता था, ठीक, ये 1793 से भारत से दिया जा रहा था, से 1919 तक यह भारत के कोष से दिया जाता रहा। आप यहां लिख सकते हैं इसको, और इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। एक बड़ा कार्य हो गया। देखिए दूसरा जो बड़ा कार्य हुआ वो क्या है, नंबर 2 आप इसमें लिख सकते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, कहेंगे ये कैसे? इसके लिए आप कह सकते हैं कि अब इस समय तक प्रांतों में विधानसभाएं दे दी गई। प्रांतों में विधानसभाएं यानी काउंसिल का विस्तार कर दिया गया, और उसमें जो लोग भाग लेने आए वो लोग विधायक बने, मंत्री बने तो एक उनका शासन हो गया, और केंद्र से एक गवर्नर जनरल का शासन हो गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, ठीक। अब तक केंद्र में द्वैध शासन था, अब प्रांतों में द्वैध शासन हो गया, ठीक। भारतीय सचिव का वेतन भत्ता इंग्लैंड के कोष से दिया जाना तय हुआ। 1793 से 1919 तक एक भारत के कोष से दिया जाता रहा। ये 2 कार्य हो गए। नंबर 3 देखिए, इसमें नंबर 3 जो हुआ वो था महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिला। ध्यान रहे, ये आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं जो थी उनको, है ना, 1926 से सभी महिलाओं को मिला, लेकिन 1919 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, तो मतदान का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया। और इसी समय प्रांतों में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये इतनी चीजें आपके सामने हैं, ठीक। 1919 के भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में भारत सचिव का वेतन भत्ता इंग्लैंड के कोष से दिया जाना तय हुआ। ये 1793 से और 1919 तक ऐसा था कि वो भारत के कोष से दिया जाता था, लेकिन 1919 में हो गया इंग्लैंड के कोष से मिलेगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि प्रांतों में विधानसभाएं हो गई, लोग विधायक बने, मंत्री बने, तो इस तरह से उनको प्रांत में कुछ कार्य करने का अधिकार मिला। तो एक उनका शासन, एक गवर्नर जनरल का केंद्र से शासन, प्रांतों में द्वैध शासन हो गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया तथा प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। मैं संघ लोक सेवा आयोग नहीं कह रहा, मैं लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं। प्रांतों में लोक सेवा आयोग दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग नहीं। संघ लोक सेवा आयोग 1935 में, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 5वीं चीज इसमें एक और चीज है, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ। उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ। डियर स्टूडेंट, ये इतनी चीजें आपके सामने हैं। अब हम इसमें इसके बाद आपको बताना चाहेंगे, इस अधिनियम के बाद तब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। आप इसको बेहतर ढंग से देख लीजिए, और बेहतर ढंग से देख लेने के बाद तो तैयार हो जाइए भारत शासन अधिनियम को जानने के लिए, जो इंग्लैंड की सरकार द्वारा दिया गया अंतिम था। क्योंकि 1935 के बाद 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड कमजोर हो गया, और इन परिस्थितियों में आखिरकार आया कैबिनेट मिशन, और उसने लंबे समय से चली आ रही कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसे कभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांगा था। व्यवस्थित रूप से इसे महात्मा गांधी ने मांगा। तो आप इसे देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, यहां तक, क्योंकि इसके बाद में अब डेवलपमेंट का जो आखिरी पड़ाव है उसे पढ़ाने जा रहा हूं। तब तक चाय भी पी लूं, है ना। देख लीजिए,
आई फील आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। मैं अब आपको इस चैप्टर का लास्ट भारत शासन अधिनियम पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान रहे, भारत शासन अधिनियम इस मायने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा वर्तमान संविधान सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से 1935 के अधिनियम में पहली बार ऐसी तमाम चीजें दी गई। इसमें तमाम चीजें दी गई जो हमारे वर्तमान संविधान में आज भी है, और उसमें आप हेडिंग डालेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। प्रिय छात्रों, जब मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया होगा 1927 में इंग्लैंड की कंजर्वेटिव सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन, क्योंकि साइमन इसके अध्यक्ष थे। ये 7 सदस्यीय कमेटी थी और 7 सदस्यीय कमेटी में सभी के सभी अंग्रेज थे, व्हाइट मैन। ये सारे के सारे जो व्हाइट मैन थे यानी अंग्रेज थे, ये भारत के शासन के लिए अर्थात भारत में संवैधानिक विकास कितना हुआ इसके लिए लोग नियुक्त किए गए थे कि भारत में जाएंगे आप और भारत में देखेंगे कि भारत में डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कितना हो चुका है। साइमन कमीशन इंडिया आया, हालांकि कांग्रेस ने उनका बहुत विरोध किया क्योंकि वे सभी लोग अंग्रेज थे और गांधी जी का पूछना था कि इसका मतलब मेरे हितों के बारे में आप ही लोग जानेंगे, हम अपने हितों के बारे में नहीं जानते। तो अंग्रेजों का कहना था कि यस वी आर व्हाइट्समैन एंड इट्स व्हाइट्समैन ड्यूटी टू कस्टमाइज ऑल ओवर वर्ल्ड। हम सफेद लोगों का ये ड्यूटी है हम लोगों की, हम पूरे संसार को सभ्य बनाएं। खैर ये लोग भारत आए। बंबई बंदरगाह पर उतरने के बाद साइमन कमीशन का बड़ा विरोध हुआ। इतिहास का विषय है कि उसमें तमाम वारदातें हुई, जैसे लाला लाजपत राय जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पीट कर मार डाला गया। यहीं आपके लखनऊ के चारबाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक लाठी लगी और बेहोश हो गए। ये भी साइमन कमीशन के समय हुआ था। खूब पतंगबाजी हुई, बड़ा विरोध हुआ, लेकिन तमाम विरोध बगावत के बावजूद ऐसा भी हुआ कि लाला लाजपत राय के बदला लेने के लिए क्रांतिकारी आगे आए। चंद्रशेखर आजाद एंड टीम यानी सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने स्कॉट को मारना चाहा, लेकिन उसी में सैंडर्स को मार दिया, तो बदला भी ले लिया। सारी चीजें तो हुई, लेकिन इन तमाम विरोध बगावत के बावजूद साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया और 2 बार पूरे भारतवर्ष का दौरा करने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने इंग्लैंड की असेंबली के सामने यानी इंग्लैंड की संसद के सामने लगाई, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए भारतवर्ष में उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए इंग्लैंड के राजधानी लंदन में और राजा के महल में सेंट जेम्स पैलेस में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। यह भी इतिहास का विषय है कि दूसरे में ही गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इंग्लैंड की असेंबली ने तय क्या किया। पहली बार इंग्लैंड की संसद ने स्वीकार किया इंडिया वुड बी अ फेडरेशन, भारत एक संघ होगा। पहली बार स्वीकार किया। आगे कहा अब जबकि भारत संघ होगा, हालांकि देखिए हम लोग फेडरेशन नहीं है, हम लोग यूनियन है ना। हाँ, यूनियन सबसे मजबूत होता है और फेडरेशन उतना मजबूत नहीं होता। और कॉन्फेडरेशन को तो कहिए मत, पता नहीं कैसे पॉलिटिकल साइंस के विद्वान लोग कहते हैं कॉन्फेडरेशन इज आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी भाड़ में जाए, जिसको अपने से घर से जब जाए तब भाग जाने का अधिकार है। अरे कौन सी आइडियोलॉजी है भाई ये? नहीं, रूस को उसी में चौपट हो गई, दुनिया की बड़ी पावर। खैर अमेरिका, वहां भी बड़ा विचित्र है। अभी डाकोटा से होनोलुलु जाइए तो पहले डोमेस्टिक वीजा लीजिए। तो क्या करेंगे हम ऐसा? अरे हमारा देश है ना, यहाँ से बैठिए शशांक सर क्लासेस में पहुंचिए ना जहाँ जाना हो, है ना। एकदम तिरुवनंतपुरम से होते हुए घूमते टहलते फिर एकदम इधर नैमिषारण्य का दर्शन करते, पूरा लखनऊ का कबाब वबाब चबाते हुए आइए, आराम से यहाँ पढ़िए। ये पूरा देश है ना आपका। हाँ, ऐसे तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये यूनियन है हम। तो यहाँ पे कहा गया भारत की एक संसद होगी, यानी जब भारत एक संघ होगा तो एक संघीय संसद होगी। बड़ा मजा आया सुन करके, भाई सरकार ने स्वीकार किया भारत की एक संसद होगी। यह भी कहा गया एक संघीय न्यायालय होगी। गजब, हमारी संघीय न्यायालय जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय उस तरह से थी। तो यह भी कहा गया कि एक संघीय बैंक यानी रिजर्व बैंक की स्थापना की जाएगी। इंडिया के लोग भी कह लिए कि अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया। मतलब संघीय न्यायालय, संघीय संसद, संघीय यानी रिजर्व बैंक, और इतना ही नहीं कहा यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन उठ सकता है
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो गई। मैं बता चुका हूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में हुई थी। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग, इसमें अंतर। लोक सेवा प्रांतों में होता है, असंघ लोक सेवा आयोग केंद्र यानी दिल्ली में होता है। तो यहां संघीय न्यायालय, रिजर्व बैंक, संघ लोक सेवा आयोग और हमारी संघीय संसद, इतनी चीजें आ गई। इतना ही नहीं, 2 प्रांत भी बने। बंगाल प्रेसिडेंसी बड़ी थी तो उसमें से तोड़ करके उड़ीसा बना दिया गया, इधर बिहार बना दिया गया, और उधर जाकर के सिंध बना दिया गया। वो बकलोल लोग ये नहीं समझ सके कि कर क्या रहे हो, तो हम लोग मजबूत हो रहे हैं, लेकिन बड़ा चालाक थे सब, बहुत बुद्धिमान थे। अब बुद्धिमानी में कुछ इस कदर कर गए सब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी मगध नरेश ने पूरा देश का विस्तार राजतंत्र ने किया था। मैं ईरान की सीमा से लेकर के और उठा करके कहा एकदम से बंगाल, एकदम सोनारगांव, बांग्लादेश, वहां तक हम लोगों का शासन था। अभी सब मारे हम लोगों को बुर्बक बना दिए। इतना बकलोली हुआ यहाँ पे। अब देखिए ना सर, उठा करके सब बर्मा को हम लोगों से बाहर कर दिए। बर्मा मतलब आजकल का म्यांमार, वो बर्मा है। और बर्मा हम लोगों का देश था। 1935 के अधिनियम में उनको अलग कर दिए, यानी खूब खिलाया, लेकिन एक तमाचा मारा, गड़बड़ कर दिया। एक देश का हम लोगों का एक भाग विभाजित भी कर दिया। खैर 1935 के अधिनियम में ही एक और अच्छी चीज आई, और भारत के इस संविधान में सूचियां दी गई। ठीक नहीं होता, अनुसूची, सूची, सूची मैंने लिस्ट और सूची मैंने शेड्यूल। तो शेड्यूल दिया, 3 शेड्यूल दिया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी यही पर से सूची हम लोगों ने सूचियां आजकल जो अपने संविधान में ली है 1935 से लिया है। तो ये इतनी चीजें हमारे संवैधानिक विकास के अंतिम कड़ी में 1935 में आई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है वो सारी चीजें लिख लीजिए, आपके परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। जैसे नंबर 1 क्या कहा गया? उन्होंने कहा भारत एक संघ होगा, यही ना? बहुत अच्छा कहा। तो फिर दूसरा कहा भारत की एक संसद होगी, ये भी हो गया, अच्छा ही। और तीसरे में क्या कहा? नंबर 3, तीसरे में उन्होंने कहा कि भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, ये भी चीजें कह दिया। चौथा कहा संघीय बैंक या रिजर्व बैंक आप कह सकते हैं की स्थापना होगी, ये भी कह दिया। इतना ही नहीं, बल्कि पश्चिम में कह दिया पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, तो यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए ये चीजें भी आपके सामने हैं और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। इसी में देखिए संविधान की 3 सूचियां होंगी, कि 3 सूचियां होंगी, है ना? इसी में आगे कहा गया बंगाल से विभाजित कर उड़ीसा नया राज्य बना। एक तो ये हो गया। इसी में लिख सकते हैं तथा सिंध भी एक प्रांत बना। ये देखिए सिंध भी एक प्रांत बन गया, है ना? और इसमें जो 8वां चीज आया वो था बर्मा ब्रैकेट में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया, बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ये इतनी चीजें हमारे संविधान के विकास की अंतिम कड़ी में आए कि भारत एक संघ होगा। अब जब संघ होगा तो कहा भारत की एक संसद भी होगी, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, संघीय बैंक यानी रिजर्व बैंक स्थापित होगा, साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग, संविधान की 3 सूचियां, बंगाल से विभाजित कर उड़ीसा को एक नया प्रांत बना दिया गया। इसी तरह
सिंध भी एक नया प्रांत बना, आजकल वो पाकिस्तान में। इधर बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ये इतनी चीजें संवैधानिक विकास में आई। इसके बाद लंबे समय से जो संविधान की मांग हो रही थी, जिस संविधान की मांग को कभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया, बाद में एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किया, और उसका सबसे व्यवस्थित ढंग से मांग किया था महात्मा गांधी ने, जिसे क्रिप्स मिशन के दौरान स्वीकार भी किया गया था आधे मन से सरकार द्वारा। लेकिन उसी को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होते थे, जिसमें एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स नाम के 2 सदस्य और थे, इन लोगों ने लंबे समय से चली आ रही भारत की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा की मांग स्वीकार हुई, तो उसमें क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन सी चीज सामने आई, जिससे वर्तमान संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, जिससे हमारा देश संचालित हो रहा है। इन चीजों को बताने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो यानी आपके अगले क्लास में आपको बताएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।